अगर आप बेस्ट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो सिर्फ बेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना काफ़ी नहीं होता, आपको बेस्ट पेशेंट भी बनना होता है। बेस्ट पेशेंट बनने के लिए आपको डॉक्टर्स के बताए हुए रूल्स और इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करना होता है। अगर आप ब्रेसिस ट्रीटमेंट करवा रहे हैं जो कि कुछ महीने से कुछ साल तक चलेगा और उसमें आप एरर्स कर रहे हैं तो सीधा वो एरर्स आपकी स्माइल में रिफ्लेक्ट होते हैं। आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, अगर आप ब्रेसिस ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू व्हाइल द ब्रेसिस ट्रीटमेंट। हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर ईशान सिंह फ्रॉम पीपल्स डेंटल क्लिनिक ग्रेट नोएडा। ब्रेसिस ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने से पहले यानी फर्स्ट अपॉइंटमेंट से पहले आपके पास जो चीजें रेडी होनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। आपके पास दो तरीके के एक्सरेज होने चाहिए। एक है ओपीजी एक्सरे जो कि फुल माउथ एक्सरे होता है और एक होता है लेटरल सेफ एक्सरे। आपको मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि दो तरीके के एक्सरे कौन से हैं। आप अपनी नजदीकी लैब से फोन करके पूछ सकते हैं कि क्या उनके यहाँ ये एक्सरे होते हैं और उनसे एक्सरे करवा के अपने डॉक्टर के पास फर्स्ट विजिट से पहले जाएं। अपनी फर्स्ट विजिट से पहले जरूर टूथब्रश करके जाएं, क्योंकि अगर वहां पर कुछ गंदगी है आपके दांतों पर तो बॉन्डिंग में दिक्कत आएगी और डॉक्टर आपको फर्स्ट सिटिंग में स्केलिंग करवाने को कह सकता है, जो कि चार्जेबल होता है। और स्केलिंग के कुछ 1 या 2 दिन के बाद ही फिर आपके ब्रेसेस लगेंगे। अगर आप ये अपॉइंटमेंट चाहते हैं कि ना डिले हो तो आप पहले से ही टूथब्रशिंग करके जाएं, हाइजीन का ख्याल रखें। आपके पास एक्स्ट्रा ओरल और इंट्रा ओरल पिक्स भी होनी चाहिए अपने मुंह की। एक्स्ट्रा ओरल मीन्स बाहर से जो पिक्स लेनी है, उसमें आप सामने से एक पिक लीजिए, एक पिक साइड से लीजिए। एक एक्स्ट्रा ओरल में स्माइलिंग वे में भी आपकी पिक होनी चाहिए, हंसते हुए सामने से और साइड से पिक होनी चाहिए। इंट्राओरल पिक्स में आपने मुंह के अंदर की पिक्स लेनी है, लेकिन इंट्राओरल पिक्स के दौरान आप ध्यान रखें कि आपके कैमरे का फ्लैश लाइट ऑन हो। उसमें आप मुंह खुलवा करके पिक लीजिए, अगर दांतों को बंद करके और होठों को हटा करके पिक्स लीजिए। ब्रेसिस ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले ही आपके पास ऑर्थोडोंटिक किट होनी चाहिए। ये एक मेंटेनेंस किट होती है जिसका काम होता है कि ब्रेसिस में कहीं खाना तो ना फंसे, हाइजीन कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि अगर आपके ब्रेसेस लग गए और उसमें अनहाइजीनिक कंडीशन है, खाना वगैरह फंसा हुआ है, तो वो टूथ मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है। तो ब्रेसेस की जो ऑर्थोडोंटिक किट आती है उसमें आपको मिलता है एक तो ऑर्थोडोंटिक ब्रश, एक आपका होता है इंटरडेंटल ब्रश जो ब्रेसेस के बीच में सफाई करता है, प्लस ऑर्थोडोंटिक वैक्स होती है। अगर मान लो आपको कहीं पे ब्रेसेस चुभ रहे हैं तो आप उस जगह पर वैक्स लगा सकते हैं ताकि कोई अल्सरेशन ना हो। प्लस आपको एक वाटर फ्लोसर लेना होता है। वाटर फ्लोसर के लिए मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से वाटर फ्लोसर ले सकते हैं। वाटर फ्लोसर का काम होता है पानी का स्प्रे मारना ब्रेसेस के ऊपर ताकि वहां से गंदगी हट जाए। अगर आप इन सभी इंस्ट्रक्शंस को जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं फॉलो करेंगे तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में ही आपके ब्रेसेस डॉक्टर बहुत इंप्रेस हो जाएंगे और आपकी शुरुआत ही ब्रेसेस की बहुत हैसल फ्री रहेगी। क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर्स को ब्रेसेस ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले 1-2 अपॉइंटमेंट्स इन्हीं बातों को बताने में वेस्ट करना पड़ता है। सबसे पहली जो गलती होती है ब्रेसेस ट्रीटमेंट में वो है सिलेक्शन ऑफ ब्रेसेस। ज्यादातर हम मेटल ब्रेसेस करवाना चाहते हैं क्योंकि वो अफोर्डेबल होते हैं, लेकिन अगर आपके टीथ की कंडीशन ऐसी है कि वो मेटल ब्रेसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपका टीथ का इनेमल वीक है, फॉर एग्जांपल कभी कभी पेशेंट्स को फ्लोरोसिस होता है या फिर काफी सारी कैविटीज हैं, तो डॉक्टर आपको मेटल ब्रेसेस के लिए मना कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको सिरेमिक ब्रेसेस देने चाहिए। बट अगर आपको डाउट है कि डॉक्टर जो है वो मेटल ब्रेसेस मना कर रहे हैं और आपको अपना डाउट क्लियर करना है, तो बेस्ट वे है कि आप क्रॉस कंसल्ट करिए कहीं पे और तब ही आप अपना ब्रेसेस सिलेक्शन सही करें, क्योंकि ये काफी महीने और कई साल तक का चलने वाला ट्रीटमेंट है। इसलिए पहले स्टेप को गलत मत होने दीजिए। यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी तरह की मेटल एलर्जी है तो डू नॉट गो फॉर मेटल ब्रेसेस। मेटल ब्रेसेस में आपका ज्यादातर स्टेनलेस स्टील या फिर कोबाल्ट क्रोमियम होता है, और अगर आपको पहले कोई भी मेटल एलर्जी रही है तो आप तंग हो जाएंगे, क्योंकि ये ब्रेसेस एक दिन के लिए नहीं रहने वाले आपके मुंह में। आपकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रेसेस के बाद सबसे बड़ी दुश्मन जो आपके मुंह में होता है वो है आपकी जीभ। जो लोग टंग थ्रस्टिंग करते हैं, यानी कि अगर टेढ़े मेढ़े दांत जो आपके ब्रेसेस से पहले थे और उधर आपको बार बार जीभ मारने की आदत है, तो ब्रेसेस लगने के बाद भी वो जीभ आपके ब्रेसेस के फोर्स को नलीफाई कर देगी और वहां पे आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए डे 1 से अपनी टंग को कंट्रोल करना। जैसे कि मैंने ज्यादातर देखा है, वो पेशेंट्स जिनके दांत बाहर होते हैं उन्हें बार बार दांतों के पीछे के सरफेस पे जीभ मारने की आदत होती है। आप कितना भी अच्छे ब्रेसेस लगवा लें, कितना अच्छा ट्रीटमेंट करा लें, अगर आप उन पे बार बार अपनी जीभ मारते रहेंगे या फिर अगर कोई गैप्स हैं दांतों के बीच में, वहां अगर आप बार बार जीभ मारते रहेंगे तो आपका गैप क्लोज नहीं होगा, बाहर वाले दांत अंदर नहीं आएंगे। तो यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑन योर टंग। और फर्स्ट अपॉइंटमेंट के बाद से ही आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए क्लेanलीनेस ऑफ ब्रेसेस पे, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी आप कुछ खाएंगे तो खाने के आधे घंटे बाद ब्रश तो करना ही करना है और वाटर फ्लोसर को यूज करना है।
इंटरडेंटल ब्रश आपको यूज करना है जो आपके ऑर्थोडोंटिक किट में है। इंटरडेंटल ब्रश का क्या काम है, जो ब्रेसेस में टफ एरियाज में खाना फंसा हुआ है उसको निकालना। फर्स्ट डे ऑफ अपॉइंटमेंट के बाद से आपको हार्ड फूड कम से कम 3 से 4 दिन तो नहीं खाना है, क्योंकि ब्रेसेस लगते ही आपको एक माउथ में शुरुआत में डिस्कम्फर्ट रहता है। उस डिस्कम्फर्ट के ऊपर अगर आप हार्ड फूड खाएंगे तो आपको वो डिस्कम्फर्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा आप दांतों को टाइम दीजिए कि उनको आदत हो जाए इन ब्रेसेस की। प्लस आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट के बाद आपको वहां पे मुंह में छाले हो सकते हैं, तो इसलिए पहले से ही आप अल्सर बेस्ड कोई जेल ले सकते हैं, जैसे कि ओरासोर जेल है, क्विक कूल जेल है, कोई सी भी कंपनी की आप छाले की बेस्ड अल्सर बेस्ड जेल लीजिए। और जहां पे भी छाले बनने के आपको आसार लग रहे हैं, जहां पे भी हल्का सा रेडनेस लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि मुझे ब्रेसेस का कोई पर्टिकुलर पार्ट चुभ रहा है फर्स्ट अपॉइंटमेंट के बाद, तो वहां पर आप जेल पहले से ही लगा लें 2 से 3 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद उसे वॉश कर सकते हैं आप। दिन में 3 से 4 बार आप जेल लगाइए जहां पे भी आपको लग रहा है कि छाला बन सकता है या फिर बन रहा है। अब बात कर लेते हैं कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट के दौरान आपको किस तरीके का खाना नहीं खाना है। आपको इस तरीके के आइटम्स नहीं खाने जिसमें आपको क्रशिंग की जरूरत हो या इंसाइजिंग की जरूरत हो। क्रशिंग मतलब जैसे कि आप अगर चिकन खा रहे हैं तो बोनलेस खाएं, क्योंकि अगर आप बोन को क्रश करने लगे तो ब्रैकेट्स टूट सकते हैं। इंसाइजिंग फूड कौन से होते हैं, जैसे कि रोल्स हो गए, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, वो हर तरीके का फूड जिसको आप आगे के दांतों से एक बार पहले बाइट करते हैं और फिर उसको खींचते हैं। जैसे कि अगर एप्पल आप खा रहे हैं तो एप्पल को पहले हमें इंसाइज करना पड़ता है, अपने आगे के दांतों को एप्पल में गड़ाना पड़ता है और फिर एप्पल को हम खींचते हैं, तभी वो फूड टूटता है। रोल हो गया, पिज्जा हो गया, ये सारे आइटम्स आपको बाहर से ही काट लेने हैं और उनकी छोटी बाइट बना के खाने हैं। अगर आप इंसाइजिंग और क्रशिंग फूड को नहीं खाएंगे तो उससे आपके ब्रैकेट्स टूटने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ब्रैकेट्स अगर टूटते हैं तो आपका पूरा मंथ वेस्ट जाता है, आपके नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स बढ़ते हैं, प्लस ब्रैकेट्स का ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के दौरान टूटना चार्जेबल भी होता है, तो एक फाइनेंशियल आपके ऊपर एक और लायबिलिटी बन जाएगी। ब्रेसेस का सर्विलेंस बहुत जरूरी होता है। सर्विलेंस के लिए कुछ नहीं, आपको घर पे रखा हुआ मिरर ही काम आ जाएगा। आप मिरर के आगे जरूर अपने ब्रेसेस की पोजीशंस को पहचानें। कभी भी आपको लगता है कि कोई भी आपका ब्रैकेट डिस्प्लेस हो रहा है या टूट रहा है, वायर अगर बाहर निकल रहा है, वायर की डिसलोकेशन हो रही है, तो उसको तुरंत अपने ऑर्थोडोंटिस्ट को बिल्कुल बताएं, उसको नोटिस में डालें, क्योंकि अगर आपका ब्रैकेट इधर उधर है, वायर इधर उधर है, तो फोर्स का भी डिसरप्शन हो रहा है, जो एक अलाइंड फोर्स है वो नहीं लग पाएगा और आपकी पूरी जो अपॉइंटमेंट है उस मंथ की, आपके जो ऑर्थोडोंटिक अपॉइंटमेंट चल रहे हैं वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट के दौरान हम हाइजीन को मेंटेन कैसे करें। नंबर 1 चीज है कि आप हेल्दी फूड खाएं, खासकर फाइब्रस फूड। आप स्टिकी फूड ना खाएं, जैसे मिठाई हो गई, पिज्जा हो गया, जितना भी जंक फूड है वो बहुत स्टिकी होता है, वो निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो चिपक जाता है ब्रेसेस से। अगर आप फाइब्रस फूड खा रहे हैं तो उसको भी क्लीन करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्रशिंग ना करें, फ्लॉसिंग ना करें। आपको ब्रशिंग कब करनी है, खाने के आधे घंटे बाद। खाने के तुरंत बाद मत करें आप ब्रशिंग, क्योंकि खाने के बाद हमारे मुंह में कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि पेट तक जाकर के आधे घंटे तक डाइजेशन को हेल्प करते हैं, तो उस प्रोसेस को आपने रोकना नहीं है। आपने खाने के आधे पौने घंटे बाद ब्रश करना है प्रॉपरली, और हर एक सरफेस इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्रेसेस वाला सरफेस को ही क्लीन करना है, आपको दांतों को हर डायरेक्शन से साफ करना है। वाटर फ्लॉसिंग बहुत जरूरी है आपकी ब्रशिंग के बाद, क्योंकि वाटर फ्लॉसिंग ही उन एरियाज को क्लीन करेगा जहां पे ब्रशिंग से सफाई नहीं होगी, खासकर वो एरिया जो ब्रैकेट्स के बहुत अंदर है या फिर 2 दांतों के बीच का एरिया। तो हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत बहुत जरूरी है। एक गलती तो विद फोल्डेड हैंड्स बिल्कुल ना करें, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो जाए। डू नॉट चेंज योर ऑर्थोडोंटिस्ट इन बिटवीन द ट्रीटमेंट। मान लो 3-4 महीने ट्रीटमेंट चला, आपने अपना डॉक्टर ही चेंज कर दिया। अगर कोई मजबूरी है तो चलो ठीक है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अगर आपका ट्रीटमेंट सब कुछ सही चल रहा है, आप बीच में डॉक्टर चेंज मत करें, क्योंकि हर ऑर्थोडोंटिस्ट का अलग तरीका है ट्रीटमेंट को अचीव करने का। हर कोई आपको रिजल्ट दे देगा, लेकिन अगर आप बार बार डॉक्टर चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके करंट डॉक्टर को समझने में ही टाइम लग जाएगा कि प्रीवियस डॉक्टर ने क्या किया, और इससे आपके दांतों पे ही नुकसान होगा। आपका ओवरऑल ट्रीटमेंट टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और हो भी सकता है क्या पता आपका करंट डॉक्टर ना समझ पाए कि पिछले डॉक्टर ने कैसे किया और आपके दांतों को नुकसान हो। तो वाई टू गो इनटू दैट रोड। एक बहुत कॉमन गलती जो एज अ पेशेंट आप लोग कर सकते हैं वो है अपने ऑर्थोडोंटिक अपॉइंटमेंट्स को सीरियसली ना लेना। अगर आप अपने अपॉइंटमेंट्स में टाइम से नहीं जा रहे हैं या फिर आप उन अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल ही कर रहे हैं, तो लॉस सबसे ज्यादा आपका है। देखिए, ऑर्थोडोंटिस्ट ज्यादातर कंसल्टेंट्स होते हैं, उनके अपने क्लिनिक्स नहीं होते, तो वो आपको हर समय अवेलेबल नहीं होंगे किसी भी क्लिनिक पे। अगर आप अपने अपॉइंटमेंट पे टाइम से नहीं जा रहे तो शायद आपको आपका ऑर्थोडोंटिस्ट उतना टाइम ना दे पाए अपॉइंटमेंट में, और थोड़ा सा ही वर्क करके आपको भेज दे। और अगर आप अपने अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर रहे हैं तो जो डिजायर्ड फोर्स प्लान किया है, ये एक बहुत प्योर साइंस है। ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म होता है टीथ के ऊपर।
अगर आपने टाइमली स्लाइड नहीं कराया टीथ को तो आपका पूरा का पूरा अपॉइंटमेंट, प्रीवियस अपॉइंटमेंट भी वेस्ट जाएगा और आने वाला अपॉइंटमेंट भी वेस्ट जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जो इनिशियल कंसल्टेशंस में आपको वादा किया गया है कि 1 साल 6 महीने या 1.5 साल में आपका ट्रीटमेंट होगा, तो वो तभी उस टाइम पे हो पाएगा अगर आप टाइमली जाएंगे और अपॉइंटमेंट्स को बार बार कैंसिल नहीं करेंगे। तो ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लास्ट अपॉइंटमेंट्स में आपसे बात करी जाएगी रिटेनर्स के बारे में। आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपको इसके बाद रिटेनर्स की जरूरत है। ज्यादातर पेशेंट ये सोचते हैं कि अब तो मेरा ब्रेसेस ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, दांत भी अलाइन हो गए, मुझे क्यों अब कोई रिटेनर या फिर कोई और अप्लायंस लगाना है। लेकिन रिटेनर एज द नेम सजेस्ट, उसका नाम जो है और उसका काम जो है वो यही है कि आपके जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट से मुंह में चेंज आया है, आपके जो दांत बाहर थे अंदर हो गए, गैप्स थे क्लोज हो गए, टेढ़े मेढ़े दांत सीधे हो गए, वो रिटेन तभी होंगे जब हम रिटेनर लगाएंगे, क्योंकि आपके दांत वापस उसी पोजीशन पे जाने की उनकी टेंडेंसी रहती है अगर आप रिटेनर नहीं लगाएंगे। तो बी वेरी सीरियस रिगार्डिंग रिटेनर्स, और डॉक्टर से पूछिए आप कि कितने बेस्ट रिटेनर्स आपको दे सकते हैं, आप वो बेस्ट रिटेनर्स लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। BLR रिटेनर होता है, बायोप्लास्टिक रिटेनर होता है, अप्लायंस वाले रिटेनर्स होते हैं। ये वैसे तो डॉक्टर से ही पूछ करके लेने चाहिए, कई बार कॉम्बिनेशन रिटेनर्स भी देने पड़ते हैं, दो तरीके के रिटेनर्स पहनने पड़ते हैं। तो यू शुड बी वेरी सिंसियर रिगार्डिंग द रिटेनर्स। मेरा ये मानना है कि दुनिया की कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक को परफेक्टली कवर कर ही नहीं सकती। वो परफेक्ट तब बनती है जब आपके मन में कोई अगर डाउट हो और आप उसे हमारे कमेंट सेक्शन में करें और हम दिल से आपको आंसर करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिले आपके पास और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।